अब 2022 में करें 22 ई लर्निंग के साथ अपने शिक्षक बनने के सपनों को साकार। पिछले कई सालों से मरुधरा की रोजगार फैक्ट्री के नाम से चर्चित रहा 22 अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पिछली सफलता के बाद अब फिर रीट के लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार। विद्यार्थियों के भरोसे पर खरा उतरने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान अब लाया है रीट 2022 का ऑनलाइन बैच। बोहरा सर के मार्गदर्शन में अनुभवी विशेषज्ञों की समर्पित टीम अब 22 ई लर्निंग के ऐप पर भी। अब रीट परीक्षा के लिए करें गुणवत्तापूर्ण तैयारी व हर भाग का विस्तृत और प्रामाणिक अध्ययन, जिसमें होंगे शिक्षकों द्वारा 4K रिकॉर्डेड वीडियो और विशेषज्ञों द्वारा हस्तलिखित नोट और साथ ही टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी की एक नई चमक। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें 22 ई लर्निंग ऐप और साकार करें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार साथियों, आज मैं भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी पर बात कर रहा हूं जिसका नाम लेते ही हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं एक ऐसे जुझारू व्यक्तित्व पर बात कर रहा हूं, कहते हैं जो गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेता है, लेकिन चौरी चौरा कांड की घटना के कारण गांधी के अहिंसावादी रवैये से जिसका ध्यान विमुख हो जाता है, जिसका मन विमुख हो जाता है, और जो देश की क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, चाहे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां हो, चाहे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां हो, चाहे काकोरी कांड को अंजाम देना हो, और चाहे लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना हो, उस व्यक्ति का नाम हमेशा आगे रहा। वो व्यक्ति जो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल जैसे लोगों का शागिर्द रहा, और जो व्यक्ति देश की आज़ादी के आंदोलन के अंदर कहते हैं कि एक बड़े क्रांतिकारी की भूमिका के अंदर सामने आया, और जिसका नाम आज भी जब हम लेते हैं तो हमारी रगों के अंदर जो है वो एक खून दौड़ता है, एक जोश भरता है, और निश्चित रूप से देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। वो व्यक्ति हमारे सामने इस डिजिटल पैनल के ऊपर आप सभी को दिख रहे होंगे, वो है चंद्रशेखर आजाद। नाम चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन कालांतर में हो गए वो चंद्रशेखर आजाद। मैं ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद के जीवन की बात, चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व की बात आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर करने वाला हूं। मैं बताना चाह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद के बारे में जब बात करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव अलीराजपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव का निवासी मैं बताना चाह रहा हूं चंद्रशेखर तिवारी, और जो कालांतर के अंदर कहलाया चंद्रशेखर आजाद। आपको जानकारी हो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां पर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906, और 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए भावरा गांव के अंदर, और भावरा गांव जो वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का भाग है। हालांकि इनका जो पैतृक गांव है, मैं बताना चाह रहा हूं, इनका पैतृक गांव भद्रका हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अंदर आया करता है। इनका पैतृक गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश का भद्रका गांव है, लेकिन ये बिलोंग करते थे भावरा गांव। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को कहते हैं कि भावरा गांव के अंदर हुआ, और ये भावरा गांव जो वर्तमान की बात अगर करें तो वर्तमान के अंदर ये मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। उस भावरा गांव के अंदर ये पैदा हुए। हालांकि इनका पैतृक, वैसे ये भावरा गांव की बात होती है तो वर्तमान के अंदर चंद्रशेखर आजाद के नाम से इस गांव का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर हो गया है। वर्तमान के अंदर ये भावरा जो गांव है ना, ये चंद्रशेखर आजाद नगर नाम के गांव के नाम से जाना जाता है।
पैतृक निवास इनका भद्रका या भद्रका गांव, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका पैतृक गांव कौन सा था? अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इनके पिताजी पहले भद्रका के अंदर रहते थे, भद्रका गांव। आप इसे भद्रका कहिए चाहे आप इसे भद्रका कहिए, ये भद्रका या भद्रका गांव ये आपके पड़ता था उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इनका बेसिकली संबंध रहा। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र की, तो मैं बताना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र के अंदर बेसिकली ये बिलोंग करते थे। और इनका जो वास्तविक नाम था, आपको जानकारी हो, इनको हम चंद्रशेखर तिवारी, इनका मूल नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। इनका स्वयं का जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी, क्योंकि आजाद इनकी जाति नहीं है। इनकी जाति क्या थी? चंद्रशेखर तिवारी, मतलब ये तिवारी जाति से ब्राह्मण थे। चंद्रशेखर तिवारी इनका नाम था। और इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी और इनकी मां का नाम था जगरानी देवी। इनके पिताजी सीताराम तिवारी थे और इनकी माताजी थी जिनका नाम था जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद की जब हम कहानी सुनते हैं तो आपको जानकारी हो, इनके पिता सीताराम तिवारी थे। इनके पिता कौन थे? सीताराम तिवारी। और इनकी जो माता थी उनका नाम था जगरानी देवी। तो पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी की संतान, पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी की संतान, जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन ये चंद्रशेखर तिवारी जो कहते हैं कि भांवरा गांव यानी चंद्रशेखर आजाद नगर, उस जमाने में नाम भांवरा था, आज की तारीख में इस कस्बे का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर है। भांवरा गांव या चंद्रशेखर आजाद नगर जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनका जो पैतृक गांव है वो आपको जानकारी हो उत्तर प्रदेश के उन्नाव का भद्रका गांव है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का भद्रका गांव, ये इनका जो है वो पैतृक निवास के रूप में हम लोग उसको जो है कंसीडर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में करना चाहूंगा। कहते हैं बचपन के अंदर जब ये छोटे थे, इन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी काशी विद्यापीठ से किया। काशी विद्यापीठ, जो काशी विद्यापीठ मतलब काशी के अंदर, बनारस के अंदर, वहां इन्होंने संस्कृत का स्टडी भी किया। और कहते हैं कि जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से देश के हजारों लाखों नौजवानों में जब गुस्सा दौड़ रहा था, तो चंद्रशेखर आजाद की उम्र भी उस समय 13-14 साल से ज्यादा नहीं थी। और उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इनके दिमाग के अंदर भी वो गुस्सा आया अंग्रेजों के प्रति। और जब अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आया तो गांधी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग का आंदोलन शुरू किया, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 1920-1921 में जब गांधी का असहयोग आंदोलन हुआ, तो उस असहयोग आंदोलन के अंदर चंद्रशेखर तिवारी ने भी भाग लिया। अभी नाम आजाद नहीं हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, ये भी जो शख्सियत, ये चेहरा दिख रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद का चेहरा है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि चंद्रशेखर तिवारी ने गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ देश के हजारों लाखों युवा जब गुस्से में थे, तो चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर तिवारी के दिमाग में भी गुस्सा था और इसने गांधी के असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया। उम्र 13-14 साल ही थी, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी। तो गांधी के असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि गांधी के असहयोग आंदोलन के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया। और जब गांधी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया, तो 1921 के अंदर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई, चंद्रशेखर तिवारी की गिरफ्तारी हुई। और जब चंद्रशेखर तिवारी की गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी के बाद कहते हैं कि ये कोर्ट के अंदर जज थॉमसन क्रेगेट के सामने लाया गया और तब इसको पूछा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने कहा मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? क्योंकि जज साहब को भी लगा कि वास्तव में नाम आजाद ही होगा, तो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम? मेरे पिता का नाम है स्वतंत्र।
और तुम रहते कहाँ हो? जेल। तुम्हारा निवास स्थान जेल। अब आप सोचिए कि जज को आप ये जवाब दे रहे हो और 13-14 साल का बच्चा है, कोई बड़ा नहीं। 1906 में जन्म, तो 14-15 कर दो भले। 14-15 साल का बच्चा है और 14-15 साल का बच्चा ये कह रहा है, गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1921 में इसकी गिरफ्तारी होती है, ये कहता है टॉमसन क्रेगेट के सामने जब ये लाया गया तो इसने क्या कहा कि भाई तुम्हारा नाम? कि भाई मेरा नाम तो आजाद है। पिताजी का नाम? कि भाई स्वतंत्र है। और निवास स्थान? कि जेल है। अब ऐसे जवाब इन्होंने दिए। अब सोचिए, तब से ये अपने नाम के अंदर तिवारी हटा बैठा और नाम पड़ गया चंद्रशेखर आजाद। यानी इन्होंने आजादी के नाम पर आजाद को ही अपना गोत्र बना लिया और तभी इन्होंने कसम खा ली थी, भाई अब आजाद नाम रखा है और आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा और पुलिस के हत्थे कभी चढ़ूंगा ही नहीं। मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही आजाद है, मेरे पिताजी का नाम ही स्वतंत्र है और मेरा निवास स्थान ही जेल है। कहते हैं कि टॉमसन, अब छोटा बच्चा है, उसको तो क्या सजा दे? गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग ले रहा है। इनको 15 कोड़ों की, 15 बेंतों की सजा दे दी गई। 15 बेंत की सजा इनको सुना दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1921 के अंदर यह गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद कहते हैं कि कोर्ट में जब जज टॉमसन क्रेगेट के सामने इसे लाया गया, कहते हैं कि कोर्ट के अंदर जज टॉमसन क्रेगेट, वैसे जज का नाम यहां नहीं पूछा जाएगा, आप चिंता ही ना करें। कहते हैं जब जज के सामने इसको लाया गया और कोर्ट के अंदर जज के सामने जब चंद्रशेखर तिवारी को लाया गया और प्रश्न पूछे गए, क्या प्रश्न पूछे गए? आपको जानकारी हो। प्रश्न पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इस बालक ने कहा मेरा नाम, जवाब क्या है मैं आगे लिख रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम क्या है? कि पिता का नाम स्वतंत्र है। पिता का नाम क्या है? कि स्वतंत्र है। और तुम्हारा निवास स्थान कौन सा है? तो इस बच्चे ने कहा मेरा निवास स्थान जेल है। तो आप अब 15 साल के बच्चे को तो आप क्या सजा दोगे? मैं बताना चाह रहा हूं, टॉमसन क्रेगेट के सामने जब इसे लाया गया, कहते हैं जज साहब ने इनसे सवाल किए, इसने कहा मेरा नाम आजाद है, पिताजी का नाम स्वतंत्र है, निवास स्थान जेल है। और तभी से ये बच्चा क्या कहलाया? आजाद कहलाया। तभी से ये बालक आजाद कहलाया। और आपको ध्यान हो, कभी जिंदगी में पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, खुद को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। और इस बच्चे का नाम था चंद्रशेखर आजाद। तभी से इस बच्चे का नाम आजाद पड़ गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, कहते हैं इस बच्चे को 15 कोड़ों की, 15 कोड़े कह दो, 15 बेंत कह दो, 15 कोड़े या 15 बेंत की सजा दे दी गई। 15 कोड़ों की सजा इस बच्चे को दे दी गई। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत बाद में चंद्रशेखर आजाद पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर आजाद, इनके ऊपर बाद में कभी पंडित नेहरू ने इस बच्चे की कहानी जब लोगों को सुनाई थी, पंडित नेहरू की जुबानी, पंडित नेहरू ने जब इस बच्चे का वर्णन अपने शब्दों में किया बहुत बाद में, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि ऐसे ही कानून तोड़ने के लिए, ऐसे ही कायदे तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने आप को आजाद कहता था, बेंत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से उसको बांध दिया गया। जैसे जैसे बेंत उस बच्चे पर पड़ती थी और जैसे जैसे उसकी चमड़ी को उधेड़ डाला जाता था, वो चिल्लाता था भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हर बेंत पड़ती थी और वो बच्चा चिल्लाता था भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बाद में वही लड़का उत्तर भारत के अंदर क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बन गया। देखो, चंद्रशेखर आजाद वैसे उन्नाव उत्तर प्रदेश के अंदर भद्रका गांव इसका पैतृक गांव था। इसका जन्म भावरा गांव के अंदर हुआ, जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन बाद में इसने, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र झांसी के आसपास के इलाके को बना दिया था। इलाहाबाद भी इस बच्चे की कर्मभूमि रही।
तो मैं बताना चाह रहा हूं, इलाहाबाद से ही तो पंडित नेहरू भी बिलोंग करते थे। पंडित नेहरू का भी तो एक तरीके से कह दे मूल स्थान इलाहाबाद रहा, प्रयागराज रहा। तो पंडित नेहरू ने इस बच्चे का वर्णन अपने शब्दों में जो मैंने बताया उस रूप में किया। हालांकि हमें वो लिखने की आवश्यकता और रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कहता है, ये बात पंडित नेहरू ने जो कहानी सुनाई उसमें बताया कि जैसे जैसे बच्चे पर बैंत पड़ती थी और जैसे जैसे उसकी चमड़ी को उधेड़ डालते थे, वो बच्चा भारत माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करता था। ये चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि तभी से ये बच्चा जो है वो आजाद बन गया। तभी से ये बच्चा क्या बन गया? आजाद बन गया। और फिर इस गतिविधि के बाद 15 बैंतों की सजा तो इस बच्चे को मिल गई, लेकिन इस घटना ने इस बच्चे को एक क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया। इस बच्चे की मुलाकात फिर मनमथनाथ गुप्ता से हुई। क्रांतिकारी थे मनमथनाथ गुप्ता, और मनमथनाथ गुप्ता ने इस बच्चे का परिचय रामप्रसाद बिस्मिल से करवाया, और तब ये रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल सरीके लोगों के गुट में शामिल हो गया और उन्हीं की तरह क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। तो चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात, कहते हैं कि जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी की घटना हुई, इसके बाद ये बच्चा बैंते खाकर भारत माता का जयघोष करता हुआ ये अपने घर चला गया, और कालांतर में थोड़े समय बाद ही चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात मनमथनाथ गुप्ता से हुई। मतलब मनमथनाथ गुप्ता, मनमथनाथ गुप्ता, मनमथनाथ गुप्ता उस समय क्रांतिकारी कार्यों को संभाल रहे थे। मनमथनाथ गुप्ता से हुई। मनमथनाथ गुप्ता ने इनकी मुलाकात किससे कराई? मनमथनाथ गुप्ता ने, मनमथनाथ गुप्ता, देखो ये मनमथनाथ गुप्ता जो है ना, ये काकोरी कांड के अंदर भी शामिल रहे। मनमथनाथ गुप्ता, मनमथनाथ गुप्ता कहते हैं कि मनमथनाथ गुप्ता ने इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई। चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात मनमथनाथ गुप्ता ने किससे करवाई? मनमथनाथ गुप्ता ने इनकी मुलाकात भारत के मशहूर क्रांतिकारी, जिनको फिर बाद में काकोरी कांड में फांसी मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान दीजिए, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनसे मुलाकात करवाई थी मनमथनाथ गुप्ता ने। इनकी मुलाकात किससे करवाई? राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई। बताना चाह रहा हूं, मनमथनाथ गुप्ता जिन्होंने इनकी मुलाकात किससे कराई? राम प्रसाद बिस्मिल से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात करवाई, और इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल सरीके लोगों के साथ आ गया। आपको ध्यान हो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेंबर बना। अब कई स्थानों पर इनको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य भी माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सबसे मुख्य सूत्रधार जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वही समय था जब ये चंद्रशेखर आजाद भी उसका मेंबर बना, तो एक तरीके से संस्थापक सदस्य ही थे सारे। लेकिन मूल रूप से जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात आती है, तो कहते हैं चंद्रशेखर आजाद इस एचआरए से जुड़ गए। संस्थापक सदस्य है इसके, शुरुआत में ही जुड़ गए थे, इसलिए हम इनको अगर संस्थापक सदस्य भी माने तो कोई गलत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एचआरए से जुड़ गए। अब एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी बात यहां करना बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान देना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखो कुछ बातें ऐसी है जिनकी चर्चा हम यहां भी कर रहे हैं, और जब क्रांतिकारी या गांधी युग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां इन घटनाओं का जो है एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शॉर्ट में कहे तो एचआरए। आपको ध्यान हो, इसकी स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 1924 के अंदर कानपुर में हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी भी लिखा मिलेगा, जोगेंद्र चटर्जी भी लिखा मिलेगा, अशफाक उल्लाह खान, ये सब इसके संस्थापक सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद भी इसके साथ जुड़ गए। तो मुख्य रूप से तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ही थे, लेकिन बाकी सभी इनके साथ जुड़े वो सब संस्थापक सदस्य है। तो आपको ध्यान हो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अक्टूबर 1924 के अंदर इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? कानपुर में हुई। और
कानपुर के अंदर जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो ये स्थापना करने वाले जो इसके संस्थापक थे, ध्यान देना, उसमें सबसे बड़ा नाम जो आएगा वो राम प्रसाद बिस्मिल का आता है। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात किसने कराई थी? मनमथ नाथ गुप्ता ने कराई थी। राम प्रसाद बिस्मिल है, सचिंद्र सान्याल है। सचिंद्र सान्याल, भारत के बहुत माने हुए क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल। इसी तरीके से आपको जानकारी हो योगेंद्र या योगेश चटर्जी। योगेश चटर्जी है। अशफाक उल्ला खान जो राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्त थे, अशफाक उल्ला खान है। और इन सबके साथ में जुड़ गए चंद्रशेखर आजाद। अब देखो कई किताबें लिखती है चंद्रशेखर आजाद इस संस्था के साथ जुड़े, तो कई किताबों में लिखा मिलेगा कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल इनके ये सब मिलके और इसकी स्थापना की। तो आपको देखो सबसे बड़ा नाम जिसने एचआरए बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल की भूमिका सबसे बड़ी थी। सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, अशफाकुल्ला, ये सब साथ थे। और आपको ध्यान हो चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से किसने कराई थी? मनमथ नाथ गुप्ता ने कराई थी। और चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ इस क्रांतिकारी धड़े में शामिल हो गए, मतलब एक तरीके से संस्थापक सदस्य ही थे। और मैं बताना चाह रहा हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कहते थे। पारा, पारा होता है ना जो हर एक में घुल जाता है, वैसे ही आपको ध्यान हो क्विक सिल्वर। राम प्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को कहा था क्विक सिल्वर, पारा। राम प्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को क्या कहा? क्विक सिल्वर, पारा कहा। क्विक सिल्वर, आपको जानकारी हो चंद्रशेखर क्विक सिल्वर कह दो, पारा कह दो, रक्षक कह दो, एक तरीके से क्विक सिल्वर या पारा कहा। तो मैं बताना चाह रहा हूं राम प्रसाद बिस्मिल उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर यानी कि पारा इसकी संज्ञा दी थी। आपको एक बात और बताऊं, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसने 1 जनवरी 1925 को, अक्टूबर 1924 में ये संस्था बनी है, और 1 जनवरी 1925 को पूरे देश के अंदर द रिवोल्यूशनरी टाइटल से पर्चे बांटे। और द रिवोल्यूशनरी टाइटल से पर्चे बांटकर और उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नीतियों का खुलासा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। 1 जनवरी 1925 ये तारीख है। 1 जनवरी 1925 को, 1 जनवरी 1925 को कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि एचआरए ने, आपको जानकारी हो 1 जनवरी 1925 को एचआरए ने द रिवोल्यूशनरी इस शीर्षक से, द रिवोल्यूशनरी इस शीर्षक से, आप इसको मतलब एचआरए का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। एचआरए ने पूरे देश के अंदर द रिवोल्यूशनरी शीर्षक से पर्चे बांटे, पर्चे मतलब पैम्पलेट्स, शीर्षक से पर्चे बांटे या पर्चे बांटकर एचआरए की नीतियों और उद्देश्यों का खुलासा किया। एचआरए की नीतियों उद्देश्यों का खुलासा किया कि भाई इस संस्था के क्या उद्देश्य है, क्या नीतियां है, इन उद्देश्यों की एक तरीके से घोषणा की। मैं बताना चाह रहा हूं ये द रिवोल्यूशनरी, ये वास्तव में क्या है, ये एचआरए का एक प्रकार का घोषणा पत्र कह दो आप। ये एचआरए संस्था का एक प्रकार से क्या था, घोषणा पत्र था कि भाई हमारे उद्देश्य क्या है, हमारी नीतियां क्या है, हम क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजें एचआरए ने उस पैम्पलेट में बताई। और ये एचआरए का पैम्पलेट कहते हैं कि 1 जनवरी 1925 को, ध्यान देना 1 जनवरी 1925, ये वो तारीख है 1 जनवरी 1925 जब एचआरए ने द रिवोल्यूशनरी टाइटल से पूरे देश के अंदर एक तरीके से जो है वो पर्चे बांटे थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एचआरए के जो भी उद्देश्य रहे,
लेकिन इस HRA के मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद को इस HRA की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, HRA की योजनाओं का क्रियान्वयन, देखो योजना कोई भी हो उसका क्रियान्वयन करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो HRA की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए धन का यानी वित्त का प्रबंधन करना था। वित्त का प्रबंधन कैसे करना है, यह जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद को चाहे लूटपाट करे, चाहे सरकारी खजाने को लूटे, लेकिन कैसे वित्तीय प्रबंध करना है, धन को कैसे हासिल करना है, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों को करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन चाहिए, वो धन लाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आई? वो चंद्रशेखर आजाद को HRA के मेंबर के रूप में धन का यानी वित्त का प्रबंध करना था। अब आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, 1925 के अंदर ही इस धन का प्रबंध करने के लिए एक घटना को अंजाम दिया गया, और जो घटना को अंजाम दिया गया उस घटना को मैं कह रहा हूं काकोरी कांड। क्या कह रहा हूं मैं? काकोरी कांड। आपको जानकारी हो, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। बात चंद्रशेखर आजाद की हो, राम प्रसाद बिस्मिल की हो, अशफाक उल्लाह की हो, तो काकोरी कांड का जिक्र तो आना ही आना है। काकोरी कांड का जिक्र तो आना ही आना है। और मैं बताना चाह रहा हूं 9 अगस्त 1925 की यह घटना है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को HRA के क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इस घटना को हम क्या कहते हैं? काकोरी कांड कहते हैं। इस घटना को हम काकोरी कांड कहते हैं। ध्यान देना, काकोरी कांड। आपको जानकारी हो, हम काकोरी कांड इस घटना को कहते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। यह घटना कब है? कब की है? 9 अगस्त 1925 की घटना है। और 9 अगस्त 1925 को कहते हैं, 9 अगस्त 1925 को काकोरी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो ट्रेन है 8 डाउन ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, और सहारनपुर के पास ही ये काकोरी जो है रेलवे स्टेशन है। तो आपको जानकारी हो, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, अगर कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में है तो उसकी ट्रेनिंग का स्थान भी सहारनपुर होता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी स्थान पर, यह काकोरी नामक स्थान है। मैं बताना चाह रहा हूं, काकोरी नामक स्थान कह दो या काकोरी नामक रेलवे स्टेशन कह दो। काकोरी रेलवे स्टेशन, काकोरी गांव का रेलवे स्टेशन था, इसलिए काकोरी रेलवे स्टेशन। कहते हैं कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के ऊपर 8 डाउन ट्रेन, ये 8 डाउन ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जाती थी। ये 8 डाउन ट्रेन जिसका रास्ता क्या था? सहारनपुर टू लखनऊ जाने वाली। आपको पता हो, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ये 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से जैसे ही रवाना हुई, सहारनपुर के पास काकोरी स्थान, और उस काकोरी स्थान पर क्या हुआ? राजेंद्र लाहिड़ी जो इनके गुट में था, उसने क्या किया? जो इमरजेंसी चेन थी ना, वो इमरजेंसी चेन खींच ली, और बाकी जो साथी थे उन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया। बाकी ट्रेन जो साथी थे उन्होंने ट्रेन को लूट लिया। कुछ एक रुपए मिले, कुछ एक चांदी के सिक्के वगैरह जो भी इनको मिला। मैं ये बताना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा इनको हासिल नहीं हुआ, पर जो हासिल हुआ, पर हासिल तो जो हुआ। कहते हैं कि मनमथ नाथ गुप्ता भी इसके अंदर शामिल थे, और उनकी गोली से एक यात्री की मौत हो गई। यहां यह गड़बड़ हो गई कि मनमथ नाथ गुप्ता की गोली से गलती से एक यात्री मर गया। तो जब यात्री मरा तो सीधी सी बात है कि वो मुकदमा दायर हुआ, और मुकदमा दायर हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया कि ये ट्रेन लूटने की योजना क्रांतिकारी गतिविधियों का सुनियोजित हिस्सा था। मैं एक बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, मनमथ नाथ गुप्ता की गोली से एक यात्री का मरना, बाकी सभी यात्री, राजेंद्र लाहिड़ी ने तो क्या किया, इमरजेंसी वो चैन को खींच लिया, और बाकी सभी जितने भी क्रांतिकारी जो उस गुट में थे। देखो, योजना को कितने लोगों ने अंजाम दिया, ये हमेशा सवाल रहेगा,
क्योंकि घटना का चश्मदीद कोई कैमरे या सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं, या फिर उस जमाने के अंदर तो बस गलती एक हो गई इनसे कि ये क्या है, जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, चादर ओढ़े हुए थे, उसमें से एक चादर जो थी ना, एक चादर, वो चादर वह रह गई। जब जांच हुई तो वो चादर मिल गई पुलिस को, और उस चादर के ऊपर धोबी का कोई दाग लगा हुआ, जो धोबी का दाग लगा हुआ कोई, वो उस चादर के ऊपर था। और उससे फिर बाद में पूरी तफ्तीश की दिशा पलट गई। पता चल गया कि वो धोबी का दाग लगा हुआ जो चादर था वो राम प्रसाद बिस्मिल के एक सहयोगी बनारसी दास की चादर थी। और फिर बनारसी दास को पकड़ के और फिर वो सारा किस्सा खुल गया, जिसमें पता चला कि वास्तविक दोषी कौन थे। ठीक है, देखो ये सारी तो घटनाएं, जांच चलती है तो जांच तो लंबी होती है, बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान के ऊपर सहारनपुर से लखनऊ ये ट्रेन जाती थी। इस ट्रेन को लूटा गया, इस ट्रेन को लूटा गया, और कहते हैं कि इस ट्रेन को जब लूटा गया तो राजेंद्र लाहिड़ी ने चैन खींच ली। रेल की चैन कब खींचते हैं? जब कोई इमरजेंसी स्थिति होती है, और चैन खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। तो राजेंद्र लाहिड़ी ने रेल की जो इमरजेंसी चैन थी, आपात जंजीर, उस आपात जंजीर को खींच लिया, इमरजेंसी चैन को खींच लिया, तथा उसके बाद क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को लूटा। एचआरए के जो क्रांतिकारी आए थे उस घटना को अंजाम देने के लिए, वास्तव में कितने थे नहीं कह सकते, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस घटना को मिलकर अंजाम दिया था। तो एचआरए के क्रांतिकारियों ने, कहते हैं कि उसके बाद एचआरए के क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया, ट्रेन को लूट लिया। अब क्या मिला क्या नहीं मिला, अब ये तो सारी चीजें जो है, क्योंकि गुप्त घटनाएं होती है, साजिश होती है, षड्यंत्र होते हैं, उसमें सारी चीजें ओपन तो होती नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मनमथ नाथ गुप्ता की गोली से एक यात्री की मौत हो गई, जहां से ये सारा मामला जो है जांच का विषय बन गया। मनमथ नाथ गुप्ता की एक गोली से एक यात्री की मौत हो गई। गलती से हुई थी, क्योंकि मारने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य केवल ट्रेन को लूटने का था। लेकिन कुछ गलत फहमी के अंदर कि भाई कोई आ रहा है या ऐसे, और गलत फहमी में वो गोली चल गई और गलत फहमी से एक यात्री की मौत हो गई। और जब मौत हुई तो मुकदमा जो है वो चला, फिर मुकदमा दायर हुआ, क्योंकि हत्या हुई है, और हत्या का मुकदमा जो है वो दायर हुआ, तब ये मामला जो है वो आगे चला। ब्रिटिश सरकार ने भी इस मामले को क्या लिया, गंभीरता से लिया। और ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से जब इस मामले को लिया तो इस मामले की इनिशियल जांच कराने के लिए हार्टन समिति का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आपको ध्यान हो, इस घटना की प्रारंभिक जांच के लिए हार्टन समिति बनी, और कहते हैं कि 40 लोग लगभग गिरफ्तार हुए, 40 लोग लगभग क्या हुए, गिरफ्तार हुए। अब देखो 40 लोग गिरफ्तार हुए, इन पर फिर काकोरी षड्यंत्र नाम से केस भी चला। लेकिन लास्ट में जाते जाते यह पाया गया था कि 10 लोग ही थे जिन्होंने मूल रूप से उस घटना को अंजाम दिया। मैंने फिर कहा, वहां जब घटना हुई तो एक चादर रह गई और चादर पर धोबी का कोई दाग था, और जिससे यह पता चला कि वो चादर बनारसी लाल की थी। और बाद में घटना पूरी की पूरी जो है पोलम पट्टी, धीरे 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 एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हमें काकोरी कांड की घटना की गहराई में जो है वो अभी नहीं चलना है। जब गांधी युग या क्रांतिकारी घटना आएगी तो काकोरी कांड को तो हम वहां भी पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं वो दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए कि जांच के लिए हार्टन समिति बनी, 40 लोग गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार हुए तो इन गिरफ्तार लोगों के ऊपर एक षड्यंत्र केस चला, जिसको हम कहते हैं काकोरी षड्यंत्र केस। हम क्या कहते हैं इसको, काकोरी षड्यंत्र केस। अब यह काकोरी षड्यंत्र केस चला, 1925 के अंदर यह घटना हुई थी। इनिशियल जांच हार्टन समिति ने की, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। कहते हैं कि शुरुआत के अंदर यह हैमिल्टन की विशेष अदालत के अंदर यह काकोरी षड्यंत्र केस चला। और जब काकोरी षड्यंत्र केस चला तो काकोरी षड्यंत्र केस में जांचें भी हुई, और जांच के अंदर फिर लास्ट में आपको जानकारी हो,
काकोरी षड्यंत्र केस जो है वो चलाया गया और इसमें यह पाया गया कि मूल रूप से घटना के अंदर कितने लोग शामिल थे? 10 लोग। देखो सजा तो कहते हैं कि 20 से भी ज्यादा लोगों को हुई, ठीक है ना, क्योंकि केवल काकोरी कांड को अंजाम देना नहीं, उसको सह देना, उसकी मदद करना, वो लोग भी जो है वो सजा याफ्ता हुए। लेकिन काकोरी कांड में मूल रूप से मतलब वास्तव में कितने लोग इस घटना में शामिल थे? वास्तव में इस षड्यंत्र में 10 लोग शामिल थे जो बड़ी सजा के हकदार थे, ठीक है। अब 10 लोग जो शामिल थे ना, इसमें गड़बड़ क्या थी? 5 लोग तो पुलिस के पास ऑलरेडी गिरफ्तार थे और 5 लोग इसके अंदर फरार चल रहे थे। इन 10 लोगों में ध्यान देना, ये जो 10 लोग जो पुलिस की जांच में या फिर मुकदमे में सामने आया कि 10 लोग वास्तव में शामिल थे, इसका मतलब यह नहीं कि 10 को ही सजा हुई, सजा तो 20 से भी ज्यादा लोगों को हुई, ठीक है ना। गिरफ्तार शुरुआत में 40 हुए थे, सजा 20 से भी ज्यादा लोगों को हुई। लेकिन सारे के सारे काकोरी कांड में उस ट्रेन को लूटने वालों में नहीं थे। कुछ लोग योजना बनाने में थे, तो कुछ लोग बाद में मदद करने वालों में थे, कुछ लोग सबूत मिटाने वालों में थे, वो सब था। लेकिन काकोरी कांड में वास्तव में 10 लोग शामिल थे। 5 जो गिरफ्तार थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ्तार थे। तो इनके ऊपर एक हिस्टोरिकल केस चला, राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य, जिन मतलब जो मुवक्किल बनाए गए थे ना, उसका टाइटल रखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य, ठीक है ना। इस टाइटल से जांच एक नई दिशा में आगे बढ़ी, मतलब सजा देने के लिए। और जो 5 फरार लोग थे, मैं बताना चाह रहा हूं कि इन फरार लोगों के अंदर अशफाक, देखो काकोरी कांड का फैसला तो आ गया, लेकिन उसके बाद काकोरी कांड का निर्णय आ गया, तब तक जो है वो 5 फरार लोगों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन यह निर्णय आने के बाद भी 5 फरार लोगों के अंदर भी गिरफ्तारी हुई। जैसे अशफाक उल्लाह को दिल्ली से गिरफ्तार किया, अशफाक उल्लाह ये दिल्ली से गिरफ्तार हुए। और देखो ये गिरफ्तारियां जो हुई थी ना बाद में, ये निर्णय आने के बाद हुई थी। तो अशफाक उल्लाह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। और एक व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ बख्शी, जो भागलपुर से गिरफ्तार हुए थे, बिहार से। ध्यान दें, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ बख्शी ये भी काकोरी कांड के अंदर एक आरोपी थे और इनको गिरफ्तार किया गया था भागलपुर से। सचिंद्र नाथ बख्शी को कहां से गिरफ्तार किया था? ये भागलपुर से गिरफ्तार हुए। अब आपको ध्यान हो, काकोरी कांड में जो गिरफ्तार लोगों थे उनको तो सजा पहले ही सुनाई जा चुकी थी। तो इन लोगों को सजा देने के लिए क्या किया गया? काकोरी पूरक प्रकरण चलाया गया, मतलब सप्लीमेंट्री प्रकरण, मतलब दोबारा इनकी सुनवाई की गई कि इनको क्या सजा देनी है। तो काकोरी कांड के अंदर एक तो मूल प्रकरण पहले चला था, यह चीज समझना, इस चीज को, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घटना समझ में आनी चाहिए कि काकोरी षड्यंत्र केस जब चला तो मूल रूप से, वास्तविक रूप से इस घटना में कितने लोग जो है वो शामिल थे? 10 लोग। उसमें से 5 लोग ऑलरेडी जो गिरफ्तार थे, उन पर सजा देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य इस टाइटल से ऐतिहासिक प्रकरण चला। और बाकी जो 5 फरार लोग थे, उसमें इनका जो निर्णय आया ना, उसके बाद कहते हैं कि अशफाक उल्लाह दिल्ली से गिरफ्तार हो गए, क्योंकि पहले तो भागे हुए थे। अब भागे हुए लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस इधर उधर तो घूम ही रही थी, वारंट निकले हुए थे। और सचिंद्र नाथ बख्शी भागलपुर से गिरफ्तार हुए। तो अब सवाल यह कि राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य जो 5 गिरफ्तार थे, उनको सजा का फैसला हो चुका है, तो अब इनको सजा क्या देनी, इसके लिए एक नया प्रकरण चला, जिसको कहते हैं काकोरी पूरक प्रकरण, जिसको क्या कहते हैं? काकोरी पूरक प्रकरण। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि वैसे काकोरी षड्यंत्र केस की जो मूल सुनवाई हुई थी वो हैमिल्टन की विशेष अदालत में हुई। ध्यान देना, काकोरी षड्यंत्र केस की जो मूल सुनवाई हुई थी वो हैमिल्टन की विशेष अदालत के अंदर ट्रायल चला था। लेकिन जो पूरक प्रकरण चला था, काकोरी पूरक प्रकरण, जिसमें 2 जो गिरफ्तार लोग बाद में गिरफ्तार हुए, उनकी सुनवाई कहां पर हुई? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो लोग जो थे उनकी सुनवाई कहते हैं कि बेनेट की अदालत के अंदर हुई थी। उनकी सुनवाई कहां हुई थी? बेनेट की अदालत के अंदर। बेनेट की अदालत में उनकी सुनवाई हुई थी। बेनेट, आपको जानकारी हो, बेनेट की अदालत के अंदर उनकी सुनवाई हुई थी। और हालांकि इतना जो है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन मूल रूप से अपने को यह ध्यान हो कि काकोरी कांड, ध्यान देना है, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान के ऊपर एक डाउन ट्रेन
सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूटा गया। राजेंद्र लाहिड़ी ने रेल की आपात जंजीर को खींच लिया और उसके बाद एचआरए के क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया। मनमथ नाथ गुप्ता की एक गोली से एक यात्री की मौत हुई। जांच के लिए आर्टन समिति बनी, 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। फिर काकोरी षड्यंत्र केस हैमिल्टन की विशेष अदालत में चला। अंत में पाया गया मूल रूप से 10 लोग शामिल हैं, उसमें से 5 गिरफ्तार हुए, 5 फरार थे। 5 जो गिरफ्तार थे उन पर राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य नाम से एक ऐतिहासिक प्रकरण जो है वो चलाया गया इनको सजा देने के लिए। हालांकि इनके निर्णय के बाद में 5 फरार में से अशफाक उल्लाह दिल्ली से और सचिंद्र नाथ बख्शी भागलपुर से गिरफ्तार हुए। इन पर काकोरी पूरक प्रकरण चलाया गया और इनको बेनेट की विशेष अदालत के अंदर इन पर भी डिसीजन हुआ। अब मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं बाकी किनको क्या सजा हुई ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई। इनको क्या दी गई? फांसी दी गई। ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हमारे को होनी चाहिए, काकोरी कांड के अंदर जिनको फांसी मिली, देखो चंद्रशेखर आजाद भी इसमें थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद फरार थे। चंद्रशेखर आजाद को जो है वो फरार थे। कहते हैं कि काकोरी कांड के अंदर राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी इनको फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1928 को और बाकी सबको 19 दिसंबर। ध्यान देना, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह है, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल। ध्यान देना, और क्या है? रोशन सिंह, रोशन सिंह कह दीजिए, रोशन लाल या रोशन सिंह कह दीजिए। आपको जानकारी हो, कहते हैं जब हम बात काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्तों की करते हैं तो काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे उन अभियुक्तों के अंदर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो फांसी मिली राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह को, रोशन सिंह को, इनको फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, आजाद तो आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के अंदर पकड़े नहीं गए क्योंकि आजाद तो आजाद है, आजाद क्या रहे? फरार रहे। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम लोग थे, ये तमाम लोग थे जिनके अंदर मैंने आपको बताया, राजेंद्र लाहिड़ी का बताया, रोशन सिंह का बताया। कहते हैं कि राजेंद्र लाहिड़ी जो गोंडा जेल के अंदर बंद थे, ये गोंडा जेल के अंदर बंद थे, ठीक है, अलग अलग जहां गिरफ्तारियां हुई थी, गोंडा जेल में बंद थे। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में थे, रोशन सिंह इलाहाबाद में थे, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गोरखपुर जेल का जिक्र आता है, ठीक है। आपको जानकारी हो, इसी तरीके से रोशन सिंह का जिक्र आता है, इलाहाबाद का जिक्र आता है, अशफाक उल्लाह की बात करते हैं, फैजाबाद का जिक्र आता है, ठीक है। और आपको जानकारी हो, इनको फांसी दी गई, इनको फांसी दी गई। और फांसी इन तीनों को कब दी गई? इन तीनों को दी गई 19 दिसंबर 1928, यानी 2 दिन बाद, 19 दिसंबर 1928, 19 दिसंबर 1928। कहते हैं 17 दिसंबर को, कहते हैं आपको 17 दिसंबर 1928 राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी मिली और 19 दिसंबर 1928 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद यानी प्रयाग जेल में, इलाहाबाद कहिए चाहे प्रयाग कह दीजिए, इलाहाबाद कहो चाहे प्रयागराज, इस यहां की जेल के अंदर जो है वो आपको जानकारी हो, इनको फांसी की सजा 19 दिसंबर 1928 को दी गई। कब दी गई? 19 दिसंबर 1928 को जो है वो फांसी की सजा दी गई। ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे को चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में ध्यान रखनी है। चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में काकोरी कांड की घटना होने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार रहे। इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद का नाम दूसरा कहते हैं, आपको जानकारी हो 1928 के अंदर, सितंबर 1928 में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का नाम बदलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर क्या कर दिया गया? एचएसआरए। ये भगत सिंह पढ़ते हैं तब भी अपन चर्चा करते हैं ना, एचआरए का नाम बदलकर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर दिल्ली के
भगत सिंह कोटला फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह व उसके साथियों ने, भगत सिंह व उसके साथियों ने, देखो चंद्रशेखर आजाद भी साथ में थे, पर सुरक्षा के कई ऐसे रीजंस थे जिसके कारण जो बैठक बुलाई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में क्रांतिकारियों की, उसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं थे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भगत सिंह और उसके साथियों ने मिलकर, इकट्ठे होकर, और क्या नाम कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। ये चाहते थे कि जितने भी क्रांतिकारी दल है ना, वो सब एक ही झंडे के नीचे आ जाए, समाजवादी झंडे के नीचे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, ये कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये HSRA कहते हैं, यहां जो बैठक हुई उस बैठक में आजाद शामिल नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आजाद इसके साथ जुड़े हुए नहीं थे। आजाद बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन आजाद चीफ कमांडर बनाए गए थे इस HSRA के। ध्यान देना, आजाद बैठक में शामिल नहीं थे, आजाद बैठक में शामिल नहीं है यहां पे फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर, ठीक है। लेकिन आजाद इसकी योजना में शामिल है और आजाद इसके चीफ कमांडर, इस HSRA के मुख्य कमांडर बनाए गए। आपको ध्यान हो, HSRA के चीफ कमांडर बनाए गए, मतलब बैठक में शामिल नहीं है पर योजना में पूरी तरीके से शामिल है। भगत सिंह और उसके साथी यहां पर इकट्ठे हुए थे सुरक्षा कारणों से। चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आपको ध्यान हो काकोरी कांड में उनके खिलाफ केस चल रही थी, कहीं पकड़े ना जाए, ये कारण था। यहां पर कहते हैं कि आजाद इस बैठक में शामिल नहीं था, पर आजाद को इस का जो है HSRA का चीफ कमांडर बनाया गया। बहुत सारे लोग जो है वो यहां पर शरीक हुए और क्रांतिकारियों ने मिलकर और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। उसके बाद इस HSRA ने, मैं बताना चाह रहा हूं, HSRA एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता हो, HSRA ने एक योजना बनाई थी लाला लजपत राय। देखो HSRA, उस समय तो HSRA जो है वो बना था, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि HSRA, मैं बताना चाह रहा हूं, लाला लाजपत राय की मौत का बदला, लाला लाजपत राय की मौत का बदला। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देना, लाला लाजपत राय की मौत का बदला कह दीजिए या इसे सैंडर्स का हत्याकांड कह दीजिए, सैंडर्स हत्याकांड कह दीजिए। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, सैंडर्स हत्याकांड, यह घटना है 17 दिसंबर 1928 की। कब की घटना है? 17 दिसंबर 1928 की घटना है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि 17 दिसंबर 1900, और मैं बात कर रहा हूं 17 दिसंबर 1928, और उससे पहले 17 दिसंबर की बात यहां पर चली है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आपको जानकारी हो, हम लोगों ने इसी यहां पर लिखने के अंदर जो है वो थोड़ा सा एरर कर दिया है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी 17 दिसंबर 1927, थोड़ा ध्यान रखें इसको। देखिए कई बार क्या ह्यूमन एरर हो जाती है लिखने में। जब हम सैंडर्स हत्याकांड पे आए ना, तो हमें ये जो है वो ध्यान रहे कि भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती कर दी है। 17 दिसंबर 1927, और मैं बताना चाह रहा हूं यहां 19 दिसंबर 27, ठीक है। हम एक साल जो है इनको और ज्यादा जिंदा रख दिया। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 27, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927, 27 की बात है। लेकिन आपको जानकारी हो, हाँ 27 की बात है। और उसके बाद लाला लाजपत राय की मौत का बदला 17 दिसंबर 1928। देखो वैसे आपको
भगत सिंह का एपिसोड था, तब भी मैंने बताया था और अब बता रहा हूं। साइमन कमीशन जब 1928 के अंदर भारत आया तो साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन का पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ। और जब साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध था तो सीधी सीधी बात है कि इस साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में भी हुआ। लाहौर में आपको जानकारी हो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने। कहते हैं साइमन कमीशन के विरोध में निकले जुलूस का नेतृत्व कर रहे, विरोध में जुलूस का नेतृत्व कर रहे, जुलूस का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए। लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में बुरी तरह जख्मी हो गए। और जब लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज के अंदर बुरी तरीके से जख्मी हो गए तो कहते हैं कि 17 दिन बाद उनकी मौत हो गई। यानी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर को, 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई? मौत हो गई। अब आपको जानकारी हो 17 नवंबर को लाला जी की मौत हुई और HSRA के क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि लाला जी की मौत का क्या करना है? बदला लेना है। तो लाला जी की मौत का बदला लेना है, मैं बताना चाह रहा हूं। फिर एक्चुअली घटना का दिन इन्होंने 17 दिसंबर 1928 शाम के 4 बजे का लगभग समय था और लाहौर के अंदर कहते हैं कि 17 दिसंबर 1928 ये चाहते थे कि लाला जी के हत्यारे को मारा जाए। लाला जी का हत्यारा मूल रूप से स्कॉट था। कौन था लाला जी का हत्यारा? मूल रूप से स्कॉट, और मूलतः स्कॉट था और उसके अंडर में एक प्रोबेशनर पुलिस अधिकारी था जिसका नाम क्या था? सैंडर्स। कहते हैं कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मौत हुई। ये लगभग शाम को 4 बजे का समय था। जयगोपाल वो साइकिल का टायर खराब का बहाना करके और साइकिल ठीक करने का नाटक कर रहा था और चंद्रशेखर आजाद एक बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रक्षक की भूमिका के अंदर, और इधर भगत सिंह और राजगुरु को जो है वो स्कॉट को मारना था। ये योजना बनी हुई थी। और जैसे ही शाम 4 बजे, अब स्कॉट तो बाहर आया नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी पर सैंडर्स निकला, कहते हैं कि राजगुरु ने उसके भेजे में गोली मार दी। राजगुरु ने गोली मारी, मर तो वो वैसे ही जाता, लेकिन भगत सिंह ने 2-3 गोलियां और दाग दी जिससे काम पूरा ही तमाम हो गया। और ये सब एक व्यक्ति था चनन सिंह करके, वो चनन सिंह ने देख लिया और वो उनका पीछा करने लगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु को बचाने के लिए क्या किया? चनन सिंह को मार दिया। तो चंद्रशेखर आजाद भी उस योजना में शामिल था। ध्यान देना। कहते हैं आपको जानकारी हो भगत सिंह व राजगुरु ने इस घटना के अंदर, मैं बताना चाह रहा हूं, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर मारना किसको चाहते थे? स्कॉट को। ठीक है, सैंडर्स पर गोलियां चलाकर मार दिया। सैंडर्स पर गोलियां चलाकर मार दिया। गोलियां चलाकर मार दिया। सैंडर्स को तो मार दिया। ठीक है, और चनन सिंह जब इनका पीछा कर रहा था, चनन सिंह इनका पीछा कर रहा था तो उसे आजाद ने मार दिया। आजाद रक्षक की भूमिका में, मतलब पहले ही, ताकि कोई आए तो उसको बचाव कर सके। इनका पीछा कर रहा था तो आजाद, चंद्रशेखर आजाद, कहते हैं चनन सिंह जब इनका पीछा कर रहा था तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको मार दिया। ये घटना जो है वो यहां पर घटित हुई। कहते हैं कि भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोलियां चलाकर उसे मार दिया और चनन सिंह इनका पीछा कर रहा था तो चंद्रशेखर आजाद ने चनन सिंह पर गोली चलाई, चनन सिंह भी मर गया। इस तरीके से सैंडर्स के हत्याकांड के अंदर कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की भी भूमिका रही, लेकिन यह अलग बात है कि चंद्रशेखर आजाद इसके बावजूद भी पकड़ा नहीं गया, वो फरार रहा। और कहते हैं कि HSRA ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, मतलब पैम्पलेट बांटे थे। पैम्पलेट बांटकर कहा था कि सैंडर्स की हत्याकांड के द्वारा
जो है हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया, लाला जी की मौत का बदला ले लिया, ये इन्होंने जो है वो उस पैम्पलेट्स के अंदर कहा था। एक बात यहां पर मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि 23 दिसंबर 1930 की बात है, एक घटना और आती है जो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई घटना है। कहते हैं 23 दिसंबर 1930 को लॉर्ड इरविन की ट्रेन, 23 दिसंबर 1930, ये घटना, एक घटना और बता रहा हूं। लॉर्ड इरविन उनकी ट्रेन को उड़ाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश का निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन, सॉरी, निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मथुरा की लाइन के पास में इन्होंने विस्फोट किया था, लेकिन उसमें वायसराय बच गया, लेकिन कुछ कर्मचारी गलती से वो मर गए। तो फिर चंद्रशेखर आजाद को एक गिल्ट था कि मुझे मारना वायसराय को था, लेकिन मैंने दूसरे व्यक्तियों को मार दिया। ये एक वायसराय लॉर्ड इरविन से जुड़ी, या फिर यूं कहूं कि चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी घटना आती है। आपको ध्यान हो कि वायसराय लॉर्ड इरविन की बात जब हम करते हैं तो वायसराय लॉर्ड इरविन कहते हैं कि वायसराय लॉर्ड इरविन 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जो है उड़ाने के लिए निजामुद्दीन औलिया स्टेशन, दिल्ली, ध्यान दें, सॉरी, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के पास में जो दिल्ली मथुरा रेल लाइन है उसके पास में इन्होंने क्या किया था, विस्फोट किया था, लेकिन उसमें भी वायसराय लॉर्ड इरविन जो है वो बच गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है वो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी घटनाओं की बात करते हैं तो आपको जानकारी हो 23 दिसंबर 1930 को कहते हैं कि वायसराय लॉर्ड इरविन को मारने की योजना थी। हालांकि इरविन बच गया, उसमें दूसरे कर्मचारी कुछ मारे गए थे। वायसराय लॉर्ड इरविन को मारने की योजना थी, और वायसराय लॉर्ड इरविन को मारने की जो इनकी योजना थी उसमें इसने क्या किया था, उसमें इसने, मैं बताना चाह रहा हूं कि निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के पास, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के पास, निजामुद्दीन औलिया स्टेशन के पास, दिल्ली मथुरा स्टेशन के पास कह दो, और या फिर मैं ये कह सकता हूं दिल्ली मथुरा जो रेल लाइन है, दिल्ली मथुरा रेल लाइन, वहां आपको जानकारी हो इन्होंने बम से मतलब एक प्रकार का क्या किया था, वहां दिल्ली मथुरा रेल लाइन के पास इन्होंने बम विस्फोट किया था, लेकिन उस बम विस्फोट के अंदर वायसराय बच गया, वायसराय बच गया, और कुछ दूसरे कर्मचारी गलती से जो है वो हताहत हुए थे। तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद को भी एक गिल्ट था कि मेरी वजह से ये बेगुनाह लोग मारे गए। तो 23 दिसंबर 1930 को इन्होंने वायसराय इरविन को भी मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना को कामयाबी जो है वो नहीं मिल पाई, और आखिरकार कहते हैं कि एक जो घटना हुई 27 फरवरी 1931 की घटना, ये ध्यान देना, 27 फरवरी 1931 को कहते हैं कि इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब ये थे तो वहां पुलिस सीआईडी का एक पुलिस अधिकारी था, पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था नाट बाबर। उसको सूचना मिल गई और नाट बाबर के नेतृत्व में वहां उनके निर्देशन पर वहां गोलीबारी हुई। नाट बाबर नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, एक डीएसपी करके विश्वेश्वर करके वो था, और एक जो है वो गोलीबारी जो चली उसमें चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, अपनी कोल्ट पिस्टल से, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये अपने पास में एक कोल्ट पिस्टल जो है वो रखा करते थे, कोल्ट पिस्टल जो है ये हमेशा रखा करते थे, और उस कोल्ट पिस्टल को ये बोलते थे बमतुल बुखारा बोलते थे। वर्तमान के अंदर वो पिस्टल इलाहाबाद के म्यूजियम में, उससे इन्होंने गोली चलाई, और मैं बताना चाह रहा हूं कि उस गोलियां तो चलाई, लेकिन बाद में जब इनको लगा ना कि अब एक ही गोली बची है, तो इन्होंने कहा कि मैं गोली चलाऊंगा और उन पर गोली चलेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे बढ़िया उन्होंने खुद पर पिस्टल तान दी और खुद मारे गए, यानी खुद की गोली से खुद ही शहीद हो गए। तो ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, ध्यान देना, ये घटना महत्वपूर्ण है, 1931 की घटना है। इलाहाबाद यानी जिसको हम कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद कहिए या प्रयाग कहिए, वहां के अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क,
और जिसका नाम बाद में भारत की आजादी के बाद में क्या हो गया, आजाद पार्क। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस अधिकारी नाट बाबर, जो सीआईडी का एक पुलिस ऑफिसर था, पुलिस अधिकारी नाट बाबर के नेतृत्व में या उसके निर्देशन पर, नेतृत्व में कहते हैं कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस अधिकारी नाट बाबर के नेतृत्व के अंदर जो गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी का जवाब देते हुए इनको लगा कि अब एक ही रास्ता है, खुद पर गोली चला दूं। नाट बाबर के नेतृत्व में हुई गोलीबारी का इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने भी गोलियां चलाई। लेकिन जब इनको लगा कि अब पिस्टल के अंदर केवल एक गोली ही बची है, ध्यान देना, इनकी पिस्टल में जब एक गोली थी, इनकी पिस्टल में जब एक गोली थी, तब वह खुद पर चलाकर शहीद हो गए। तब वह खुद पर चलाकर शहीद हो गए। आपको ध्यान हो, इनकी पिस्टल के अंदर जब एक गोली थी तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरी तो कसम है, मैं तो आजादी था और आजादी रहूंगा। तो कहते हैं कि ये आजादी रहे। और इनकी पिस्टल, अब पिस्टल की बात आती है ना, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अपने पास हमेशा एक कोल्ट पिस्टल रखा करते थे और उस कोल्ट पिस्टल को ये बोलते थे ममतुल बुखारा। क्या बोलते थे? ये खुद उसको कहते थे ममतुल बुखारा, कोल्ट पिस्टल को। और वर्तमान के अंदर ये इलाहाबाद के म्यूजियम में सुरक्षित है। वर्तमान के अंदर ये जो कोल्ट पिस्टल है ये इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कोल्ट पिस्टल इलाहाबाद के म्यूजियम में है। एक गोली जब पिस्टल में थी, वो गोली इन्होंने खुद पर चला ली और एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद इस माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए जो है शहीद हो गए। बाद में जो कहते हैं कि इलाहाबाद का जो रसूलाबाद शमशान घाट है, वहां इनका अंतिम संस्कार भी हुआ। और फिर अगले दिन कहते हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू भी इलाहाबाद से थे, तो उनकी धर्मपत्नी कमला नेहरू का नाम आता है। कमला नेहरू जो है क्रांतिकारियों के साथ में, कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग वहां जो है रसूलाबाद शमशान घाट तक भी गए थे जुलूस निकालकर। पर उन घटनाओं की गहराई में हमको जाना नहीं है। हमको ध्यान रखना है, इनकी पिस्टल में जब एक गोली थी तो ये खुद पर चलाकर और शहीद हो गए। परीक्षा में एक बार ये पूछा भी गया है कि इनकी मौत कहां पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी और उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। और वर्तमान में इस अल्फ्रेड पार्क को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद के नाम से आजाद पार्क कहते हैं। वो आजाद ही पैदा हुआ, वो आजाद ही था और वो आजाद ही मर गया, लेकिन पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़ा। ऐसा वीर सूरमा था, ऐसा वीर क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आजाद, जिनकी शहादत को हम नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं इस देशभक्त को, जो देश की माटी के लिए खुद पर गोली चलाकर कुर्बान हो गया। हंसते हंसते ऐसे वीर का नाम जब लेते हैं तो निश्चित सी बात है हमारी रगों के अंदर भी एक तूफानी खून जो है वो दौड़ने लगता है। एक वीर भाव का संचार हमारे दिलो दिमाग में भी होता है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद को कोटि कोटि बार नमन। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।